अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में और हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दो बड़ी क्लासेस में तकसीम किया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको के आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हम इसकी कई प्रॉपर्टीज पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये याद रखना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स 19वीं सदी के आगाज में डिस्कवर हुए और अपने बिहेवियर की वजह से, अपनी अलग नेचर की वजह से इनको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। इससे पहले कि हम इन कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल में स्टडी करें, हमें एक दफ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिवाइज करना चाहिए और उनकी कॉन्फ़िगरेशन को देख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ़िगरेशन का जो आइडिया है वो क्लियर होगा तो हमारे लिए बॉन्डिंग जो है वो कहीं हद तक आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके नाम को रिवाइज करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से नाम आते हैं और उसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न को भी देखते हैं। तो हम देख चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तीन बड़ी सीरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं 3D सीरीज, उसके बाद 4D सीरीज और फिर 5D सीरीज। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये इनमें जो वैलेंस डी ऑर्बिटल है उसकी बुनियाद पर दिए गए हैं। 3D सीरीज का ताल्लुक चौथे पीरियड से है, 4D का पांचवें से है और 5D का छठे पीरियड के साथ ताल्लुक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ये 3D स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, एटॉमिक नंबर है 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम एटॉमिक नंबर जानते हैं दैट मीन हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। तो तरतीब से याद करें पहली बात, और अगर आपको स्टार्ट का नंबर याद है तो आपके लिए एंड का नंबर भी और दरमियान भी किसी का नंबर लेना बहुत आसान हो जाएगा। तरतीब से याद रखने का यही फायदा रहेगा हमें। तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम और वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, और ये 30 पे आके खत्म हो रहा है। ये 10 एलिमेंट है जो हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह 4D सीरीज जो है वो इट्रियम, एटॉमिक नंबर 39 से शुरू हो रही है। उसके बाद इसमें आता है जर्कोनियम, नाइओबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम और ये वो आर सीरीज है, रुथेनियम और रोडियम। और उसके बाद हमारे जाने पहचाने प्लाडियम, सिल्वर और कैडमियम, और ये एटॉमिक नंबर 48 पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 5D सीरीज है जिसके अंदर जो ट्विस्ट आता है वो हमें याद होना चाहिए। लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 और इसके बाद लैंथेनाइड की मुकम्मल सीरीज है जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है, और ये फिर हॉफनियम से दोबारा शुरू होते हैं, एटॉमिक नंबर 72, और फिर इसके बाद टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और फाइनली मरकरी एटॉमिक नंबर 80 पे आके ये खत्म हो जाते हैं। जहां तक इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो देखें कॉन्फ़िगरेशन में हम स्कैंडियम से जब शुरू करते हैं तो स्कैंडियम का जो कोर रीजन है वो आर्गॉन की तरह का है। आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन उसी तरह से अरेंज हैं जिस तरह के आर्गॉन के इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। और उसके बाद इसमें आता है 4s और 3d, 4s2 3d1। नोट करने की बात है कि हर सीरीज का एक जनरल पैटर्न है। वो जनरल पैटर्न क्या है? 3D सीरीज का जो जनरल पैटर्न है वो है आर्गॉन जो कि इसका कोर रीजन रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद 4s और 3d। 4s में नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 3d जो है वो 1 to 10 वेरी करता है।
इसी तरह से 4D सीरीज का जो जनरल पैटर्न है कि इसका कोर रीजन क्रिप्टॉन की तरह का है, 36 इलेक्ट्रॉन उसी अंदाज में अरेंज होते हैं जैसे क्रिप्टॉन में अरेंज होते हैं, और उसके बाद इसमें आता है 5s2 और 4d 1 to 10। देन 5D सीरीज के अंदर जो पैटर्न चलता है, अपार्ट फ्रॉम लेंथेनम कि जीनॉन का कोर, जीनॉन की तरह का इनका कोर रीजन होता है, 54 इलेक्ट्रॉन उसी तरह से अरेंज है जैसे जीनॉन में अरेंज है, और उसके बाद 6s2 4f14 और 5d 1 to 10। तो मेनली यहां पे भी s और d है, f जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो नोट करें कि s में नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन है, d में वेरी करते हैं। यहां से हम एबनॉर्मलिटीज को भी जो है पहचान लेंगे और हम उन्हें याद रख लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एबनॉर्मल कन्फिग्रेशन रखते हैं। याद रखें, एबनॉर्मलिटी को पहचानेगा वही जिसको नॉर्मल बिहेवियर याद होगा। तो नॉर्मल पैटर्न आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, और फिर एबनॉर्मलिटी जो है वो याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को हम आगे लेके आएंगे और ये चलता जाएगा। ऑर्गॉन 4s2 3d2, वनेडियम आर्गॉन 4s2 3d3। यहां ये एबनॉर्मलिटी है नंबर 1, इसको आप नंबर दे दें। ये हमारे लिए नंबर सिस्टम के जरिए से याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कि पहली जो सीरीज है 3D सीरीज है उसमें क्रोमियम और कॉपर ये 2 एलिमेंट्स हैं जो एबनॉर्मलिटी शो कर रहे हैं, और एबनॉर्मलिटी का पैटर्न सेम है। क्या पैटर्न है कि इन दोनों के f में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। अब आप ध्यान करें जरा कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। देखिए, यहां से आप नंबरिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको याद है कि क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, तो 24 18 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। आपने याद कर लिया कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 18 और 19 हो गए, 24 पूरे करने हैं, तो बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो यहां 3d में चले जाएंगे और ये बन जाएगा 3d5। लेकिन आगे फिर जो है नॉर्मल पैटर्न शुरू हो जाता है, आर्गन, और ये आ जाएगा हमारे पास 4s2 3d5, आर्गन और 4s2 3d6। इसी तरह से आर्गन और ये हमारे पास आ जाएगा 4s2 3d7 और आर्गन 4s2 3d8, और फिर यहां एबनॉर्मलिटी आ गई, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन की तरह अरेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है, 19 हो जाएंगे, बाकी 10 बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3d10। और ये है जिंक जिसके अंदर आर्गन में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी आर्गन के पैटर्न पर 18 इलेक्ट्रॉन, और 4s2 20 हो गए और ये 10 30 हो गए। तो इस तरह से ये एक हमारे सामने एक कॉन्फ़िगरेशन का एक डाटा जो है वो आ चुका है, और इसी चीज को यहां पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत आसान होना चाहिए। मैं आगे इन जगहों पे आपके लिए सिर्फ जो है वो एबनॉर्मलिटीज को जो है वो आइडेंटिफाई कर देता हूं कि कहां कहां पे एबनॉर्मलिटी आ रही है, सो डैट कि इसको याद रखना जो है वो हमारे लिए आसान हो। 3D सीरीज में तो सिर्फ नंबर 1 और 2 इन 2 हैं, क्रोमियम और कॉपर, जबकि 4D सीरीज जो है ये नायोबियम से स्टार्ट लेती है और इसमें प्रॉब्लम जो है वो सिल्वर तक कॉन्टिन्यूसली चलती है। नायोबियम से शुरू होकर सिल्वर तक कॉन्टिन्यूसली चलता है, और वो प्रॉब्लम सेम है सब में कि एफ में 1 इलेक्ट्रॉन है और जो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता एस में वो डी में चला जाता है। यानी नायोबियम एटॉमिक नंबर 41 की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कैसे लिखी जाएगी, क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन और 5s1 37 हो गए और 3d4।
तो यहां से ये प्रॉब्लम शुरू होगा और ये इसी तरह से आगे चला जाएगा। नायोबियम में भी है, मोलिब्डेनम में भी है, टेक्नीशियम में भी है, रुथेनियम में भी है, रोडियम में भी है। प्लाडियम के अंदर तो एक एक्स्ट्रा ही बिहेवियर आ चुका है, प्लाडियम में एक एक्स्ट्रा बिहेवियर आ चुका है। और वो बिहेवियर क्या है कि प्लाडियम के s में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, यानी इसका 5s 0 है। और जब आप 5s 0 कर देंगे, आप नंबरिंग याद रखिए, ये इस वक्त 46 नंबर पे आ रहा है। तो 36 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यहां कोई नहीं है तो 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 4d10 होता है। तो ना इसको खास तौर पर जो है वो आप जहन में रखिएगा प्लाडियम को, कि प्लाडियम का बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा डिफरेंट है। बाकियों में सब में एक ही पैटर्न चल रहा है कि उनके एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कॉमन एलिमेंट है और इसके बारे में सवाल भी पेपर में आता रहता है। तो क्या है इसको, क्रिप्टॉन और 5s1 और 4d10। तो ये आपने याद कर लेना है। इसमें यहां से ये सीरीज होकर शुरू होकर यहां तक खत्म होती है। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं जो कि इस बिहेवियर को शो कर रहे हैं। इस सीरीज में सिर्फ 2 एलिमेंट है और इस सीरीज में 7 एलिमेंट हैं जो कि एबनॉर्मलिटी शो कर रहे हैं। अगर बात की जाए 5D सीरीज में, तो 5D सीरीज में लैंथेनम भी एक्चुअली एबनॉर्मल बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है। कि लैंथेनम में आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ज़ीनॉन का कोर, जिस तरह से ज़ीनॉन में इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं उसी तरह यहां भी इलेक्ट्रॉन 54 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। और उसके बाद 6s2, तो ये हो जाएंगे 56। अब अगर ऑफबॉ प्रिंसिपल आपने कभी इंप्लीमेंट किया हो और आपने इस तरतीब को देखा हो, तो 6s के बाद 4f आता है, 6s के बाद 4f आता है। हम n+n रूल पर भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। 4f, तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है और f इसके एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास आ जाता है 7। और यहां पे एक जो है वो और ऑर्बिटल भी मौजूद होता है जो है 5d। तो आप नोट करें 5 + 2 = 7। तो हमें ये रूल बताया गया है, हमें पता है कि जब हम ऑफबॉ प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमने ये n+l वैल्यू निकालनी होती है। और ये n+l वैल्यू अगर छोटी हो तो ये बताती है कि इसकी एनर्जी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा। अगर ज्यादा हो तो ये बताती है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर होगा। अगर ये वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ n, कि जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी और दूसरे की एनर्जी जो है वो ज्यादा मानी जाएगी। सो ऑफबॉ प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हुए हमें ये नजर आता है कि 6s के बाद 4f का नंबर आता है, 5d का नंबर उसके बाद में आता है। लेकिन लैंथेनम के अंदर एबनॉर्मलिटी ये है कि यहां f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो d में जाता है। तो ये एक थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है और ये ऑलमोस्ट पूरी सीरीज में जितनी भी सीरीज हैं उन तमाम में सबसे ज्यादा डिफरेंट बिहेवियर है। आगे ये तरतीब से चलता है और इस पैटर्न को फॉलो करता है। जैसा कि हॉफनियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ज़ीनॉन कोर की तरह इसका जो कोर है हॉफनियम का वो ज़ीनॉन की तरह अरेंज है, 54 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद 6s2, तो ये आप नोट करें 54, 56 और 4f14, तो ये हो गए 70। और आगे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो आ जाएगा 5d2। तो इस तरतीब से जो है ये आगे चलता जाएगा। यहाँ 5d3 होगा, यहाँ 5d4 होगा और फिर 5d5 और 6 और 7। यहाँ जाके फिर 2 हमें एबनॉर्मलिटी देखने में आएगी। एक हमें पैटर्न यहाँ पे खराब नजर आएगा, दूसरा हमें यहाँ पे खराब नजर आएगा और वो खराबी नॉर्मल है। जैसा कि नॉर्मली आप देख रहे हैं एबनॉर्मलिटी को कि s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में जा रहा है। तो वो क्या है, किस तरह से है कि यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो किस तरह से लिखी जाएगी, ज़ीनॉन
54 इलेक्ट्रॉन। नोट करें इसका जो नंबर है वो 78 है। आप सोच रहे होंगे मैंने इसको याद किया हुआ है, मैं इस तरतीब के अकॉर्डिंगली इसे समझ रहा हूं, कभी यहां से शुरू हो जाता हूं, कभी यहां से पीछे आ जाता हूं। तो नोट करें, जब इसका नाम आपको याद है नंबर 80 है तो यहाँ पे नंबर 78 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं और जब आप बॉन्डिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझने जा रहे हैं तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से। तो 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6s1 और उसके बाद होगा 4f14 और इसके साथ होगा 5d। नोट करें 54, 55, 69 और हमने 78 करने हैं तो ये 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास। सिमिलरली गोल्ड के अंदर भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी आती है और वो इसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर आपने प्लैटिनम में देखा है। तो ये आ जाएगा 4f14 और 5d10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री का कि जब आप बॉन्डिंग करने जा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो है वो कमांड होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो 19th सेंचुरी के आगाज में डिस्कवर हुए, लेकिन जो रिसर्चेस बॉन्डिंग के ऊपर हुई हैं ये 19th सेंचुरी के आखिर पे शुरू हुई हैं और कॉम्प्लेक्सेस को भी तब बहुत एडवांस लेवल पे जो है वो स्टडी किया जाने लगा। इसमें दो लोगों ने बहुत अहम काम किया है और उनमें से एक का नाम है एल्फ्रेड वर्नर और दूसरे शख्स का नाम है सोफस जॉर्जेंसन। एल्फ्रेड वर्नर और सोफस जॉर्जेंसन, इन दोनों लोगों ने अपने अपने तौर पर इन कॉम्प्लेक्सेस की नेचर को, इनके बॉन्डिंग बिहेवियर को और इनके अंदर जो चेंजेस नजर आ रही थी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कई एक कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो प्रिपेयर किए गए। देखा यह गया कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स जो है वो येलो कलर देता है। इसी तरह से कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एक और कॉम्प्लेक्स है जो पर्पल कलर देता है। और कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के दो और कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका फॉर्मूला लिखने में तो हमें बिल्कुल सेम नजर आता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर और स्पेशली कलर की बुनियाद पर ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग नजर आते हैं। ये ग्रीन है और ये वायलेट है। तो ये चार कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये देखने में आए और इनको जो नाम दिए गए उस टाइम पे वो इनके कलर के हिसाब से दिए गए, जैसा कि जो येलो था दिस वाज नोन टू बी ल्यूटियो। इसी तरह से दिस वाज नोन टू बी परप्यूरियो और प्रेसियो और वाइलियो। तो ये चार तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो नोट किए गए और इनकी जो डिस्टिंक्शन थी वो इनके कलर के हिसाब से बिल्कुल वाज़ेह थी। जॉर्जेंसन और वर्नर ने अपने अपने काम के जरिए से इस बिहेवियर को, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यहां तक कि वर्नर एक एक्सप्लेनेशन के साथ सामने आया और वो एक्सप्लेनेशन जॉर्जेंसन की एक्सप्लेनेशन से कहीं बेहतर थी और बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने ये देखा कि वर्नर दुरुस्त था और जॉर्जेंसन गलत। तो हम वर्नर की बात डिटेल में करेंगे कि वर्नर ये काम करने में कैसे कामयाब हुआ और वर्नर ने आखिर इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकाला। ये सलूशन बहुत सिंपल था। एक सादा से एक्सपेरिमेंट के जरिए से वर्नर ने प्रूव किया कि ये चारों जो हैं ये आपस में किस किस अंदाज में मुख्तलिफ हैं। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने इनके सलूशन बनाकर उसमें सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस फॉर्म में ऐड किया और वो ये नोट करता है कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ
जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड अप किया जाता है एक्सेस अमाउंट में, तो इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल बनाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो कैलकुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने में हमें हेल्प आउट करेगी। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स को जब देखा गया, ये दूसरे नंबर वाला जो है, कि ये जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो इसका 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट की एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल प्रोड्यूस करता है। ये नंबर 2 नहीं है, ये 2 मोल्स हैं। इसी तरह से ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ऑब्वियसली इनके फॉर्मूला सेम हैं, तो इनमें ये देखा गया कि जब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। तो फर्क बिल्कुल वाज़ेह था कि इसका 1 मोल 3 मोल बना रहा है, इसका 1 मोल 2 मोल बना रहा है, और इसका 1 मोल 1 मोल बना रहा है। थोड़ी सी केमिस्ट्री को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। सिल्वर क्लोराइड की इंपॉर्टेंस जो है ये आप जानते होंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रूव करने में भी हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं उसमें हम सिल्वर क्लोराइड के केस पर बात करते हैं। तो ये सिल्वर क्लोराइड है क्या असल में? तो इसके लिए एक सादा सा एक्सपेरिमेंट हमें बताया जाता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिक्स करें तो क्या होता है कि यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, जिसके नतीजे में यहां बन जाता है सोडियम नाइट्रेट और साथ बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। अब ये सारे सॉल्युबल हैं, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, सो ये पीपीटी की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से दरअसल जो सिल्वर नाइट्रेट है वो क्लोराइड की प्रेजेंस को बताने में अपना रोल प्ले करता है। अगर क्लोराइड मौजूद हैं तो फौरन से जो है वो सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बन जाते हैं। यहां पे भी कुछ यही हो रहा है कि क्लोराइड मौजूद है और यहां पे पीपीटी बन रहे हैं, लेकिन पीपीटी की जो मोल रेशियो है वो हमें यहां पे एक आइडिया दे रही है, और यही आइडिया वर्नर को भी मिला कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कि 3 मोल सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, यहां पे क्लोराइड के 3 मोल प्रेजेंट है, जबकि यहां जहां के 2 मोल सिल्वर क्लोराइड बन रहे हैं वहां क्लोराइड के 2 मोल प्रेजेंट है, और यहां पे जहां पे 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बन रहा है तो वहां पे क्लोराइड का 1 मोल प्रेजेंट है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि क्लोरीन जो है वो एटम तादाद के एतबार से सब में सेम है, लेकिन आयनिक के एतबार से जो है वो डिफरेंट है। तो यहां से वर्नर ने अपनी जो थ्योरी पेश की है उसके अंदर उसने ये बताया कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो 2 तरह की वैलेंसी रखता है। एक को उसने कहा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को उसने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। और वर्नर ने ये आर्गुमेंट किया कि कोई भी मेटल एटम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान अपनी इन दोनों वैलेंसीज को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो उसने की जो वैलेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो इसे याद रखना चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और अगर आपको ये कहा जाए कि वर्नर की सारी थ्योरी बस यही है तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। वर्नर का काम यही था कि वर्नर ने यह बताया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल एटम है वो 2 तरह की वैलेंसीज रखता है, वो 2 तरह से अपनी बॉन्डिंग कैपेसिटी को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। वैलेंसी याद रखिएगा, ये बॉन्डिंग की कैपेसिटी को कहते हैं, कोई कितने बॉन्ड कर लेता है। तो उसने कहा कि ये 2 तरह की वैलेंसी रखता है, 2 तरह की बॉन्डिंग कैपेसिटी रखता है। एक को उसने प्राइमरी वैलेंसी कहा और दूसरे को उसने सेकेंडरी वैलेंसी कहा। मॉडर्न साइंस के अंदर हम इसको, जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है, उसको जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से, और
दूसरी जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिहाज से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्लेक्सेस के साथ आपका ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल के साथ जो ग्रुप अटैच होता है उसे हम लाइगेंड कहते हैं, और ये लाइगेंड जो है ये अटैच होता है थ्रू द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो मेटल एटम के साथ जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से लाइगेंड बाइंड करता है तो मेटल एटम के साथ वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसको तो हम पहले जानते हैं, ये वो चार्ज होता है जो कि उसके वैलेंसी को मतलब उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ जो है उस पर रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो अब हम इस पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं और हम इन कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। जरा नोट करिएगा। तो देखें हमारे पास एक कंपाउंड जो कि हमने लिखा हुआ है COCl3.6NH3। अब इसमें क्लोराइड के जो है वो 3 मोल प्रेजेंट हैं। तो ये क्लोराइड के 3 मोल कैसे बनते हैं? तो नोट करें, ये बनते हैं इस अंदाज में 6। तो ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन हो गया। अब नोट करें कि कोबाल्ट पर अगर चार्ज +3 है तो उसके लिए आपको 3 क्लोराइड चाहिए और 3 क्लोराइड का चार्ज जो है वो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से है, ये वाला पोर्शन जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है और ये जो चार्ज है ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों चीजें जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई इन सेंस में ये तो क्लियर नजर आ रहा है, और ये जो है इसके बारे में हम आगे जाकर जरूर जो है स्टडी करेंगे कि ये जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये कैसे पता लगती है। तो आगे इसका स्ट्रक्चर देखें कैसे बनना है। तो COCl NH3 अब नोट करें कि जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अमाइन तो न्यूट्रल होता है, क्लोराइड -1 माना जाता है, तो इस पे हो गया -1 और इस पे हो गया +3, तो ये +2 बच गया। तो ये जो है 2 क्लोराइड जो है ये बच गए। तो अब आपको भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये जो है ये मोल रेशियो जो है ये एडजस्ट हो रही थी कि जिस वक्त तक क्लोराइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मौजूद है तो वो ये रिएक्शन शो कर रहा है। जैसे ही क्लोराइड जो है वो चला गया है सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, तो ये अब आयनिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, और यही वजह है कि ये जो है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहा। जो 2 मोल यहां सिल्वर क्लोराइड के बने हैं वो इन 2 क्लोराइड की वजह से बने हैं, और इन दोनों फॉर्मूलाज में एक ही पैटर्न है, और वो पैटर्न किस तरह से है? COCl2 NH3 टेट्रा, और ये साथ Cl जुड़ गया जी। तो नोट करें कि अब ये हो जाएगा हमारे पास -1 × 2, ये हो जाएगा +3। तो देखें टोटल जो है वो +1 आ जाएगा, तो इस पे क्या है -1। अब अगेन 3 क्लोराइड में से 2 क्लोराइड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वो क्लोराइड है जो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। तो जी जॉर्जनसन का जो वो नजरिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसको उसने डिस्क्राइब किया इन टर्म ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, डायग्राम बनाते हुए, इनका स्ट्रक्चर बनाते हुए फिलहाल जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम इन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम डॉटेड लाइन यूज करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम सॉलिड लाइन शो करते हैं। यानी कि अगर आपने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है तो ये किस तरह से होगा कि आप कोबाल्ट को जो है वो सेंटर में लिखेंगे और ये उसके साथ
6 जो है वो आप अमाइन लगाएंगे, ये इस अंदाज में 6 अमाइन होंगे, NH3 NH3 और NH3 और NH3 NH3 और NH3। ओके, तो बाकी जो 3 हमारे पास हैं क्लोराइड, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस पे +3 चार्ज हैं, तो इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास Cl और ये हमारे पास हो जाएगा Cl नेगेटिव नेगेटिव, और यू कैन रिप्रेजेंट इट हेयर आल्सो, तो Cl नेगेटिव। तो इस अंदाज में आप जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 5 अमाइन है, तो एक क्लोराइड जो है वो आप और इसमें ऐड कर देंगे इन टर्म ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ 4 अमाइन है, तो उसमें 1-2 क्लोराइड जो है वो आप ऐड कर देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को आप जो है वो बनाना सीखें। इस अंदाज में जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करेगी सेकेंडरी वैलेंसी को और डॉटेड लाइन शो करेगी प्राइमरी वैलेंसी को। और कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों तरह की वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी हमें चार्ज से सेटिस्फाई होने नजर आती है, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है ये हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे उन थ्योरीज पर जो कि ना सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के शेप को जस्टिफाई करती हैं, बल्कि इसकी बॉन्डिंग बिहेवियर को और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करती हैं। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।